हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो डीसी मूवी अपडेट्स और ऑनेस्ट डिस्कशंस के लिए मेरे चैनल दास्तान टीवी को सब्सक्राइब करिए। तो आप जानते ही हैं कि बैटमैन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सुपर हीरो है। कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे वो लाइव एक्शन हो या टीवी सीरीज हो, अगर उससे बैटमैन का नेम अटैच कर दिया जाता है तो उस प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल होना ऑलमोस्ट गारंटीड है। बैटमैन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और यही रीज़न है कि हमें बैटमैन के कई सारे लाइव एक्शन वर्जन्स दिखे हैं, चाहे वो टिम बर्टन और जोएल शूमेकर की पुरानी बैटमैन फ्रेंचाइजीज हो, क्रिस्टोफर नॉलन की डार्क नाइट ट्रिलॉजी हो या जैक स्नाइडर की स्नाइडरवर्स हो। लेकिन अगर हम बैटमैन की पुरानी फ्रेंचाइजीज देखें, टिम बर्टन और जोएल शूमेकर की, तो हम ये देखेंगे कि बैटमैन के कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन फेस करने पड़े। एग्जाम्पल के तौर पे माइकल कीटन की जो बैटमैन थी, वो उस ईयर की वन ऑफ द हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली मूवी बनी थी। लेकिन जॉर्ज क्लूनी की जो बैटमैन एंड रॉबिन है, वो इतनी बुरी फ्लॉप हुई थी, इतनी बुरी फ्लॉप हुई थी कि बैटमैन की फ्रेंचाइज कई साल तक इनएक्टिव हो गई थी। अच्छा, बैटमैन एंड रॉबिन गाइस, ये जो मूवी है, इसके बारे में अगर आप पढ़ें आर्टिकल्स, तो कई आर्टिकल्स में ये आता है कि इसकी जो अर्ली स्क्रीनिंग्स थी, उनका जो रिव्यूज थे वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे। इतने ज़्यादा पॉजिटिव थे कि बैटमैन एंड रॉबिन के रिलीज के पहले ही वार्नर ब्रदर्स इसके सीक्वल पे वर्क करने लगा था, जिस सीक्वल का नाम था बैटमैन अनचेंड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब बैटमैन एंड रॉबिन बॉक्स ऑफिस पे रिलीज हुई थी तो बहुत बड़ी फ्लॉप रही थी। और इसका जो सीक्वल होने वाला था बैटमैन अनचेंड, जिसे जोएल शूमेकर ही डायरेक्ट करने वाले थे, वो प्रोजेक्ट कहें तो ठंडे बस्ते में चला गया। तो इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे कि मान लीजिए बैटमैन एंड रॉबिन अगर बहुत बड़ी सक्सेस रहती बॉक्स ऑफिस पे और बैटमैन अनचेंड रिलीज होती, तो फैंस उसे क्या अप्रिशिएट करते। यही हमारे डिस्कशन का टॉपिक है। तो बैटमैन अनचेंड के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन नेट पे या आर्टिकल्स के थ्रू मुझे मिली है, उनके हिसाब से बेसिक प्लॉट बैटमैन अनचेंड का ये था कि ये मूवी ब्रूस वेन की ओरिजिन स्टोरी को एक बार और शोकेस करती, और बैटमैन एंड रॉबिन जो पूरे तरीके से लाइट हार्टेड उसने बैटमैन को कर दिया था, ये मूवी दोबारा डार्क टोन की तरफ मुड़ती। इस मूवी के स्क्रिप्ट से ये पता चला कि क्योंकि हम जानते हैं रॉबिन क्योंकि यंग है, गर्म खून का है, लेकिन बैटमैन काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो इनके बीच में क्लैश ऑफ आइडियाज़ होते हैं, जिस वजह से रॉबिन बैटमैन को छोड़ के गॉथम सिटी से चला जाता है। यानी गॉथम सिटी की जो सेफ्टी है वो दोबारा पूरे तरीके से बैटमैन के कंधों पे आ जाती है। इस मूवी में हमें दो नए विलन्स देखने को मिलते हैं, एक होता है स्केयरक्रो और दूसरी होती हार्ली क्विन। अब स्केयरक्रो, जैसा कि हम जानते हैं, वो जाना ही जाता है साइकोटॉक्सिन्स इस्तेमाल करने के लिए। वो इन साइकोटॉक्सिन्स का इस्तेमाल करता है बैटमैन के ऊपर, जिसकी वजह से बैटमैन को बुरे सपने या हेलुसिनेशन होने लग जाती। और रिपोर्ट्स के हिसाब से एक ड्रीम सीक्वेंस होता जो वार्नर ब्रदर्स की हिस्ट्री का सबसे महंगा यानी कि सबसे एक्सपेंसिव सीक्वेंस होने वाला था। रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि इस ड्रीम सीक्वेंस में बैटमैन अपने पास्ट को दोबारा कन्फ्रंट करता, जिसमें इस ड्रीम सीक्वेंस में बैटमैन के पुराने विलन्स भी रिटर्न होते, जिसमें जोकर, जिम कैरी का रिडलर, पेंगुइन, कैटवुमन, टू फेस, मिस्टर फ्रीज, ये सब कैरेक्टर्स इस ड्रीम सीक्वेंस में रिटर्न होते। इस मूवी में हार्ली क्विन का भी कैरेक्टर अपीयर होता, जो एक टॉय मेकर होती, यानी कि जो खिलौने बनाती है, और वो दरअसल बेटी होती जोकर की। और हम जानते हैं जोकर को माइकल कीटन के बैटमैन ने मार दिया था बैटमैन के फर्स्ट पार्ट में, तो वो अपने फादर का बदला लेने के लिए गॉथम सिटी में आती। इस मूवी में हमको ये दिखाया जाता कि बैटमैन अकेला स्ट्रगल करता है स्केयरक्रो और हार्ली क्विन के अगेंस्ट, तो उसकी हेल्प करने के लिए रॉबिन दोबारा गॉथम सिटी में रिटर्न होता है। और कुछ आर्टिकल्स में ये भी था कि इसका जो थर्ड एक्ट था, यानी जो क्लाइमैक्स का फाइट सीन होता है, वो दरअसल आर्खम एसाइलम में होने वाला था, जिसमें हमें और ज़्यादा सुपर विलेंस देखने को मिलते जो जेल वेल तोड़ के बाहर आ जाते, और ये बैट फैमिली यानी बैटमैन, रॉबिन और बैट गर्ल मिल के उनका सामना करते। तो ये बेसिक प्लॉट था जो हमको आइडिया मिलता है विकिपीडिया या बाकी सोर्सेज से। अब मेन सवाल, क्या ये मूवी फैंस को पसंद आती और क्या ये बॉक्स ऑफिस पे वर्क करती? तो मे बी और मे बी नॉट, क्योंकि कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी हैं इस स्क्रिप्ट में और कुछ नेगेटिव भी हैं। सबसे पहले मैं पॉजिटिव चीज़ों की बात करता हूँ, क्योंकि बैटमैन के पास्ट को यानी ब्रूस वेन के पास्ट को दिखाया जाता है इसमें, तो ऑब्वियसली इस मूवी को थोड़ा सा डार्क टोन तो कर ही दिया जाता, जो डेफिनेटली बैटमैन के साथ वर्क करता है।
क्योंकि बैटमैन को अगर आप लाइट हार्टेड टोन कर देंगे तो हम जानते ही हैं कि मूवी कैसी बनती है। बैटमैन फॉरएवर और बैटमैन एंड रॉबिन में तो हमने देखा ही है। दूसरी चीज़, ये मूवी एक लॉन्चिंग पैड की भी तरह काम कर सकती थी बैटमैन की फ्यूचर इटरेशंस के लिए, क्योंकि आर्खम एसाइलम इसमें हमको दिखाया जाता और हमें कुछ अंडररेटेड बैटमैन के विलन्स भी दिखाए जा सकते थे और शायद नाइटविंग और अदर कैरेक्टर्स भी इसमें अपीयर हो सकते थे। तो कुछ चीज़ें हैं जो डेफिनेटली पॉजिटिव के तौर पे काम करती हैं, लेकिन नेगेटिव पॉइंट मेरे ख्याल से ये जो स्टोरी आर्क रिपोर्ट्स के हिसाब से थी कि हार्ली क्विन दरअसल डॉटर होती जोकर की, तो आई थिंक इसको थोड़ा हजम कर पाना मेरे ख्याल से तो मुश्किल होता। लेकिन डेफिनेटली गाइज एक बात तो आप जरूर कहेंगे कि भले ही जैसी भी स्क्रिप्ट होती वो बैटमैन एंड रॉबिन से तो डेफिनेटली बेटर ही होती। एक और चीज़ गाइज, वो फैंस जो बैटमैन और बैटमैन रिटर्न्स के बाद जिन्होंने फ्रेंचाइज से मुंह मोड़ लिया था क्योंकि बैटमैन फॉरएवर, बैटमैन एंड रॉबिन लाइट हार्टेड हो गई थी, तो उन फैंस के लिए भी शायद फैन सर्विस की तरह वर्क कर सकती थी ये मूवी और शायद वो फैंस भी दोबारा रिटर्न हो सकते थे फ्रेंचाइज की तरफ। तो आई थिंक हाँ, काफ़ी ज़्यादा चांसेस थी कि ये बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल हो सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अब जान ही नहीं पाएंगे इस मूवी के बारे में क्योंकि अब ये तो बनने वाली है नहीं। तो आपके ख्याल से गाइज आपका क्या ओपिनियन है? अगर बैटमैन अनचेन्ड बॉक्स ऑफिस पे रिलीज होती, क्या वो सक्सेसफुल होती? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और डीसी डिस्कशंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।